सो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आजकल न्यूज़ में बहुत सारा आ रहा है कि बहुत सी जो स्टेट्स है वो अपने आप को एक्सेप्ट करवा रही है जो लेबर लॉज है उससे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब आज देखते हैं। तो ये द वायर जो न्यूज़ फीड है उससे एक न्यूज़ आई हुई थी कि यूपी लेबर लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो लाया हुआ है। तो क्या इसके बेनिफिट्स है या क्या इसके अगर कोई एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है इससे, तो वो कैसे होगा, वो सब इसमें बताया गया है। सो लेबर जो है, अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो लेबर एक जो है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है वो इस लेबर पे लॉ बना सकती है। सो ये एक लिस्ट है कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स की। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रीज एंड लेबर डिस्प्यूट्स, 22 नंबर का जो सब्जेक्ट है इसी से डील करता है। सो जो बेसिकली जो एवोल्यूशन होता है इंडिया में लेबर लॉज को, वो द लॉर्ड ऑफ एलिंगबर्ग से आता है। इनके टाइम पे जो है स्लेवरी एक्ट वगैरह वो सब पास हुए हैं, बॉन्डेड लेबर एक्ट। तो ये जो आपकी लेबर लॉज की एवोल्यूशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है। लॉर्ड एलिनबर्ग के टाइम पे दो और चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले जो ग्वालियर वॉर थी, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने मराठास को हराया था। दूसरा बैंक ऑफ मद्रास जो है वो इस पे बना था, वो इन्हीं के जो रिंग में बना था, जिसे बाद में इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट किया गया और आज उसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सो लेबर लॉ जो बेसिकली वो कोई सिंगल लॉ नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि लेबर लॉ बहुत सारे लॉज से मिल के बना हुआ है। तो ये कुछ उसमें से जो मेन मेन लॉज जो मैंने निकाले हुए, ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो ये सब जितने भी लॉज हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबॉलिशन एक्ट 1970, वीकली हॉलीडे एक्ट 1942, ये सब कुछ मेन मेन एक्ट से, इन्हीं सब लॉज को जो मिला के जो है लेबर एक्ट कहा जाता है। अभी मेनली हम चलते, जैसे मैंने अभी कहा, लॉर्ड ऑफ एलनबर्ग, वहाँ के टाइम से शुरू करें तो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, उसके बाद सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929। सो ये एक मेन आउटलाइन आपके लेबर लॉज की बनती है। सो व्हाट आर द इंडियन लेबर लॉज? इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पर 200 स्टेट लॉज हैं और 50 सेंट्रल लॉज हैं, और इन्हीं सबको मिला के, इसी क्रस्ट को मिला के जो आपके लेबर लॉज बनते हैं। तो यानी बहुत ही ज़्यादा एक जमगट्ठा है बहुत ज़्यादा लॉज का, जिसके करके कई बार ब्यूरोक्रेसी इनएफिशिएंट हो जाती है और कई बार आपकी जो कंपनीज़ हैं वो भी इनएफिशिएंट रहती है काम करने में। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो चाइना है, चाइना में जब अगर आप डैन जायपोंग के टाइम में देखेंगे, 1953 1963 का टाइम वो देखेंगे आप, तो उन्होंने लेबर लॉज को बिल्कुल वहाँ पे अबॉलिश कर दिया था। देवर नो लेबर लॉज, वहाँ पे चाइल्ड लेबर पे कोई लॉ नहीं था, किसी पे कोई लॉ नहीं था, नो मिनिमम वेज, ताकि इंडस्ट्रीज जो वो अट्रैक्ट हो जाए। एक बार इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे अट्रैक्ट होगी, उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया, एक बार उन्होंने अपने प्रोडक्शन यूनिट्स जो है वहाँ पर बना दिए, उसके बाद जो है मिनिमम वेजेस का एक्ट जो है वो लोग डिमांड करने लगे। सो वो जो चीज़ है कि लेबर लॉज ना होना, कहीं ना कहीं चाइना के केस में हमें बता सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होती है। और रिसेंटली हमने देखा वियतनाम, बांग्लादेश, एवं श्रीलंका सेम चीज़ को फॉलो कर रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने जो लेबर लॉज उनको डाइल्यूट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टमेंट जो है उसको अट्रैक्ट कर पाए। अब जो अगर हम इसी में एक एक्ट देख लेते हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट जो आया था, जो 1948 फैक्ट्रीज एक्ट था, उसका जो मेजर था वो था कि इंश्योर करना कि सेफ्टी इन द प्रमाइसिस ऑफ द फैक्ट्री फॉर द वर्कर्स था। लेकिन कहीं ना कहीं यही जो है एक डिमांड के तौर पर आ गया, कहीं ना कहीं इसी से यूनियंस बनने लगे, ग्रुप्स बनने लगे फैक्ट्रीज में, जो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी और फैक्ट्री इनएफिशिएंसी की ओर ले जाने लगे, यानी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हैम्पर होती गई। जैसे इंडिया में एक लॉ है कि अगर आपको 100 से ऊपर वर्कर्स को ले ऑफ करना है तो आपको स्टेट का अप्रूवल लेना है। तो ऐसी जो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स को जो है इंडिया से दूर रख रही है। अगर हम इंडिया का चार्ट देखें टाइप्स ऑफ लेबर लॉज के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एंड शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये तीन मेजर कंडीशन ऑफ वर्क एक्ट है।
द शॉप कमर्शियल एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मैंने आपसे यही कहा था, ये बताता है कि कितने घंटे तक काम करना है, उसको पेमेंट कितना मिलेगा, वीकली ऑफ है या नहीं है। और ये कहीं ना कहीं डिबार करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यंग पर्सनस, और गवर्न करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन को। तो ये कंडीशन ऑफ वुमेन को करते हैं। मिनिमम वेजेस के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये लॉ है। और सोशल सिक्योरिटीज़ के लिए आपके जो ECIS प्रोविडेंट फंड जो एक्ट है वो सब है। तो मिनिमम कवर होते हैं तो वो मिनिमम वेजेस एक्ट में होते हैं। लेकिन आप वर्कर्स को कैसे कंपनी में या किसी फैक्ट्री में अपॉइंट करेंगे, उनका ले ऑफ वगैरह, रिजिग्नेशन, एवरीथिंग वो कवर होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में। तो वाई डू मैनी ऑफ द स्टेट्स वांट्स टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस? जो हमारी DPSPs में वो भी वर्कर्स की जो है राइट्स की बात करते हैं, लेकिन क्यों बहुत सारी जो हमारी स्टेट्स हैं एक के बाद एक अपने आप को एग्जेम्प्ट करवाना चाहती है लेबर लॉ से? जैसा मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि एक वेब है, इसमें बहुत ज़्यादा जुडिशियल और आपकी ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स आती है, एक वो भी बात हो सकती है। दूसरा ये हो रहा है कि पोस्ट कोरोना जो है आपकी इकोनॉमी बैडली हिट होगी, आप नहीं चाहते कि आप अगर रिवाइव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं लेबर लॉज जो है आपको एक हर्डल पैदा करे आगे। सो व्हाई आर दीज लेबर लॉज ऑफन क्रिटिसाइज? मैंने जैसा आपसे कहा था कि एक बहुत ज़्यादा वेब है, तो जब वेब है तो इनको एक इनफ्लेक्सिबल भी कहा जाता है। हमेशा ये सोचा जाता है कि जो एक सोशलिस्ट बेंड है इन लेबर लॉज का, इनको आप एक फैक्ट्री बेनिफिट या फैक्ट्री ओनर इनको कभी अपने हक में नहीं देखता है। ये सबसे पहली चीज़ है। जैसे मैंने आपसे बात की था कि दोज एम्प्लॉइंग मोर देन 100 वर्कर्स डिटर फ्रॉम हायरिंग न्यू वर्कर्स बिकॉज फायरिंग देम रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल। जैसा मैंने कहा था कि अगर किसी कोई बंदा जो है वो 100 के हिसाब से वर्कर्स को ले ऑफ करता है या उसके पास 100 वर्कर्स, तो ही इज गवर्न्ड बाय दीज लॉज। तो उसको ले ऑफ या अपॉइंटमेंट वो सब गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से करना है। जबकि अगर आप चाइना वाला केस देखेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस आपसे किया था, दे स्टार्टेड विद मिनिमम वेज, दे हैड नो मिनिमम वेज प्लान, दे जस्ट वांटेड टू अट्रैक्ट द कंपनीज देयर, दे वांटेड टू सेट अप द फैक्ट्रीज देयर। देयर आर टू मैनी लॉज, ऑफर नेसेसरी, कॉम्प्लिकेटेड, इनएफिशिएंसी हो जाते हैं। और इससे कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो एक इंस्पेक्टर राज का जन्म होता है वो इसी लॉज के अनुसार होता है। यही लॉज जो है जन्म देते हैं इंस्पेक्टर राज को इंडिया में। इंडिया एक ऐसी भी कंट्री भी है जहाँ पे 90% जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक बात है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड an ordinance exempting businesses from the preview of almost all the labor laws for next 3 years to give a flip to the investment in the state affected by COVID-19. लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो चाइना से अपने आप को मूव आउट करवाना चाहते हैं। तो यूपी कहीं ना कहीं उन्हें ये बताना चाह रही है, यूपी गवर्नमेंट, कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इन्वेस्ट करिए, आपको कोई भी रेगुलेशंस जो है मिनिमम रेगुलेशंस आपके पास आएंगे, नो इंस्पेक्टर राज, वी विल वेलकम यू। द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द उत्तर प्रदेश टेम्पररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 टू एग्जेम्प्ट ऑल द एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्रीज एंड बिजनेसेस फ्रॉम द परव्यू ऑफ ऑल बट 4 लेबर लॉज फॉर 3 years। अब लेबर लॉज से एग्जेम्प्ट करने का ये मतलब नहीं कि जो लेबर से वहाँ के वो जो है एक्सप्लॉइट होंगे, नहीं, 4 लेबर लॉज आर स्टिल देयर। Well, some states got inspired from the policies of Bangladesh, Vietnam and China, where it observed that the deteriorating labor laws increases employment. ये बात मैंने आपसे कहा था। कहीं ना कहीं अगर आप बांग्लादेश की स्टोरी देखेंगे तो बांग्लादेश में क्या हो गया, इन बांग्लादेश whose growth story is more temporarily aligned to India's labor laws require an honest 30% of the workforce to consent before beginning a trade union। वहाँ पे एक ट्रेड यूनियन बनाने से पहले 30% जो वर्कर्स हैं वहाँ के, उनकी कंसेंट ज़रूरी है। लेकिन जो आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं, EPZs हैं बांग्लादेश के, वहाँ पे टोटली आप ट्रेड यूनियंस नहीं बना सकते।
Moreover, in factories set up in the collaboration with foreign firms, no strikes are permitted within first 3 years of operation. ये बांग्लादेश ने जो अपने जब लॉस डाइल्यूट किए तभी वहाँ पे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो बढ़ी है. अब हम देखते हैं चाइना में, जैसे मैंने आपको कहा था डेंग जियाओपिंग 1980s में सेम चीज़ एडमिट करते हैं, सेम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनते हैं वहाँ पर. चाइना वर्स शॉट अप फ्रॉम 4% as much as 39% because there was a China's low cost labor. Same happens for Vietnam. तो वियतनाम जैसे मैंने आपसे कहा बहुत ब्राइटली चाइना को रिप्लेस करने के लिए कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है. वहाँ पे भी सेम है. न्यू लेबर पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड जो कि 2021 से जो इफेक्ट में आएगी. It will allow private companies in setting their own wages scales and salary structures and make dispute settlements more flexible by emphasizing. आप कंसाइलेशन कर सकते हैं अगर ट्रेड यूनियंस और वर्कर्स और आपकी कंपनीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो सेटलमेंट की ओर जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सेटलमेंट की ओर जाएंगे. आपकी स्ट्राइक्स को प्रोहिबिट किया गया है. फैक्ट्रीज जो है इंडिपेंडेंट है वेजेस जो है वो डिसाइड करने में. इससे हुआ क्या? 2014 600 टेक्सटाइल मिल्स वे शट डाउन इन इंडिया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएटेड बाय द स्ट्राइक्स, लेबर्स एंड प्रॉब्लम्स. ये इंडिया की बात है क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा बांग्लादेश में भी है. तो उन्होंने कहाँ से देखा? इंडिया से देखा कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे 600 टेक्सटाइल मिल्स जो है सिर्फ वर्कर्स की स्ट्राइक के करके शट डाउन हो गई. और वो कहाँ पर मूव की? सबकी सब बांग्लादेश, मैक्सिमम जो है बांग्लादेश में मूव की है. अब जो आपका टेक्सटाइल जो मार्केट है साउथ एशिया को कहीं ना कहीं बांग्लादेश की ओर मूव कर रहा है. इसी जो आपकी रेगुलेशंस भी ईज आई है इसी के करके. तो क्या सेफगार्ड्स दिए गए स्टेट्स ने? क्या उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट है क्या इसने सेफगार्ड्स दिए हुए हैं? क्या अगर गुजरात ये बोल रहा है, कल दिल्ली या कोई और स्टेट ये बोल चाहती है कि हमें एग्जम्प्ट किया जाए, तो क्या सेफगार्ड्स हैं? सो स्टेट्स क्या है? The ordinance shall suspend the operation of 38 labor laws within the exemption of Section 5 of the Payment of Wages Act 1936, the Labor Compensation 1932, Bonded Labor Abolition Act 1976, the Building and Other Construction Workers 1966 for a period of 3 years. तो ये 4 लॉज है जो मेन लॉज है. इनके पार्ट्स के बगैर बाकी जितने भी लॉज है वो सब एग्जिबिट किए जाते हैं. यानी आप किसी को बॉन्डेड काम नहीं करवा सकते, यू हैव टू पे. दो आपकी जो वेज है वो स्टेट डिसाइड नहीं करेगी, लेकिन आप किसी से फ्री में काम नहीं करवा सकते. द इम्पैक्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन इन्वेस्टेड थ्रू द ऑर्डिनेंस रूट वुड मीन ए 3-year सस्पेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ लेबर लॉज विच गो ऑन ए वाइड एरे ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस सच एज. अब इससे किस किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा इमीडिएटली? सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, safety and welfare benefits in the factory, terms of employment, retrenchment, layoffs and termination of the workmen, payment of terminal benefits and closure of industries. ये कुछ 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर इमीडिएट जो है सस्पेंड हो जाएगा लॉस. Employers can now exploit but thankfully can't legally enslave. अगर आपको कंपनीज सस्पेंड करें आप ये सब लॉज, लेबर लॉज, तो कंपनीज जो आपको पे जो करेंगी वो खुद डिसाइड करेंगी. वो कहीं ना कहीं आपका एक्सप्लॉइट हो रहा है, लेकिन आप इंस्लेव नहीं हो सकते. सो बिकॉज कंपनी कैन पे एज मच एज दे वांट, लेकिन जो बाकी लॉज है वो ये कहते हैं कि आपसे कोई फ्री में काम नहीं करवा सकता, दे हैव टू पे. लेकिन ये भी नहीं कि वर्क जो प्लेस है उसके सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए ना हो. उसके अंदर ये पॉइंट रखा गया कि बोथ एम्प्लॉयर एज वेल एज द वर्कमैन टू मूव एजुकेटली मशीनरी अंडर दीज लेबर वेलफेयर स्टेटस स्टैंड सस्पेंडेड. ठीक. दिस लॉ एज वेल एज द शॉप्स एस्टैब्लिशमेंट एंड द फैक्ट्रीज आर कंटेन स्टिपुलेशंस ऑन द ओवरनाइट वर्क, वर्किंग आवर्स, वीकली हॉलीडेज. Now, with the TRIOCO on the 3-year suspension, it is free for all the employers to make the labor work for as many hours as he pleases, with or without any weekly holiday. Week off, अब कंपनी डिसाइड करेगी, they want or they don't want. It's not your right.
ये वर्कर्स का राइट नहीं है। कहीं ना कहीं इससे जो है प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एम्प्लॉयज़ ले सकती है अब। तो ये जो है ये थिंकिंग स्टेट्स की। अब वो रियल लाइफ में किस स्टैंड तक जाते हैं, ऐसा होता है या नहीं, वो तो देखने लायक चीज़ है, लेकिन ये थिंकिंग के साथ आ रहे हैं। हाउ इज़ द सस्पेंशन ऑफ वर्कर राइट्स बीइंग जस्टिफाइड? अब स्टेट्स को पूछा जाएगा, अगर एक कल इसे ILO में चैलेंज किया जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में, तो किन वो जस्टिफिकेशन के लिए क्या पॉइंट्स दे रही हैं स्टेट्स? लेबर लॉज हैव क्रिएटेड ए मॉन्स्ट्रस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, लेबर रेगुलेशंस मेक लेबर कॉस्टली, इंडस्ट्री स्विचेस टू कैपिटल। जैसे मैंने दो चीज़ें आपको कही, वेब एक वंडर बन जाता है, दूसरा लेबर कॉस्टली हो जाती है, कंपनी जो है चीप लेबर कंट्रीज की ओर जाती है। 90% ऑफ द लेबर नेवर हैड एनी प्रोटेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। अब जैसे मैंने कहा, जब आपकी 90% वर्कफोर्स जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, और ये जो लॉज बनते हैं ऑर्गेनाइज के लिए बनते हैं, तो 90% जो आपकी लेबर है उसके तो सबसे पहले ही उस प्लेस में ही उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं था। द एग्जिस्टिंग लॉज ओनली सर्व्ड अनऑइंट लेबर इंस्पेक्टर्स एंड शैम्पिंग सोशलिस्ट। जैसे मैंने कहा, इंस्पेक्टर राज और एक सोशलिस्ट बैंड की ओर जो है खाली ये सर्व करता था, और इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखा गया। द सस्पेंशन विल रिजल्ट इन ग्रोथ एज इट विल फ्री अप द इंडस्ट्री। और जैसे इंडस्ट्री फ्री हैंड किसी इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री ग्रोथ भी करती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी आपका बढ़ता है। सो ये कुछ रीजंस थे जिसके करके आपके बहुत सारी जो स्टेट्स हैं वो एग्जम्प्ट होना चाहती हैं लेबर लॉ से। ये कुछ कंडीशंस थी। अभी ये एक बात जो ये खाली पेपर्स पे जो बताई गई है, रियल लाइफ में हम देखेंगे इसका क्या असर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा एक काम था आपको ये बताना कि ऐसा क्यों स्टेट सोच रही है। तो होप मैं अपना पर्पस जो वो सर्व कर पाया हूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल जो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।